तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर नीट। आगे हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने सीख चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले सीख चुके हैं। ठीक है, सो आगे हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कोई भी एलिमेंट्स दिया रहेगा और उसका बोलेगा कौन सा ग्रुप पे है, कौन सा पीरियड पे है, कौन सा ब्लॉक में है, वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो केस है ना, केस वन। ठीक है, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, मान के चलते जब एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा, एटॉमिक नंबर इज गिवन। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर गिवन है और बोल दिया क्या कि बताओ कौन सा जैसे बोला एटॉमिक नंबर 50 कौन सा ग्रुप में है, कौन सा पीरियड में है, कौन सा ब्लॉक में है, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके वही हम लोग अभी निकालने सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, नोबल गैस का है ना, इसके लिए डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे, है ना। जैसे देखो, सबसे पहले हीलियम, इधर लिख देते हैं, हाँ ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये था हम लोग नोबल गैस। ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करते थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 ऐड कर देते हैं। तो रेडॉन के बाद आ जाएगा, आईपीसी नेम लिखेंगे तो यू, है ना, अभी लिख लेंगे यू यू ओ आ जाएगा, है ना। कैसे, 118 का यू यू ओ हम लोग लिखे थे, आईपीसी नेम सीखे थे, है ना। इसका एटॉमिक नंबर लिखना है तो 2 + 8 10 आ जाएगा। इसमें 10 + 8 18 आ जाएगा। 18 + 18 36 आ जाएगा। 36 + 18 54 आ जाएगा। और ये 86 आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे तो 118 आ जाएगा। तो ये याद रखना है, मैजिक नंबर इसको बोला जाता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 को मैजिक नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है जनरली कौन सा पीरियड में है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट था, हाइड्रोजन हीलियम। ये पीरियड नंबर लिख देते हैं, पीरियड नंबर। ये हो गया सेकेंड पीरियड, ये थर्ड। ठीक है, अच्छा इसको ठीक है, इसको इधर ही लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। हम्म, है ना, यहाँ पे था हीलियम, नियॉन था। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन पीरियड। ये पीरियड नंबर हो गया ना, पीरियड नंबर। अब देखो इसमें क्या करना है ना कि जब हम लोग का एटॉमिक नंबर गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली ग्रुप नंबर निकालने की फॉर्मूला, है ना, याद रखेंगे। एक होता है 18 + Z - NN G, है ना, ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिक है एक तरह से, सोचो ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, 18 + Z - NN G। ठीक है, अब बोलोगे सर GN क्या है, जेड क्या है ना, सब बता रहे करके। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि Z यहाँ पे हो गया। सबसे पहले GN मतलब क्या समझेंगे, ग्रुप नंबर, है ना। ग्रुप नंबर, ग्रुप हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 18 तक ग्रुप नंबर होता है। तो ग्रुप नंबर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, 18 + Z - NN G। जेड क्या है, जेड हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में, जिस एलिमेंट का निकालना है उसका हम लोग एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। और NN G क्या हो गया, NN G यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेना है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, है ना, नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक, NN G मतलब नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर लेना है। तो सोचो कि एटॉमिक नंबर, है ना, ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस मतलब जो भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा उसके बाद का। जैसे मान के चलो एटॉमिक नंबर बोल दिया 25, 25 के बाद में एटॉमिक नंबर क्या, कौन सा नोबल गैस आता है, इसलिए नोबल गैस याद रखना जरूरी है। 25 के बाद में कौन आएगा, क्रिप्टॉन 36 आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा उसके बाद का एटॉमिक नंबर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप नंबर फाइंड हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर हो गया। अब पीरियड नंबर या ब्लॉक नंबर निकालने का कैसा तरीका है ना, तो ये ब्लॉक निकालने का तरीका क्या है, देखो ब्लॉक निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं एस ब्लॉक कहाँ से होता है। एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज ग्रुप नंबर पता चल गया, है ना,
ग्रुप नंबर यदि पता चल जाता है, ठीक है, तो हम लोग ब्लॉक भी पता चल जाएगा, तो ब्लॉक भी पता चल जाएगा। कैसे? सपोज ग्रुप नंबर 1 से 2 तक कुछ भी आया, 1 से 2 तक, 1 से 2, तो हम लोग ब्लॉक बोलेंगे एस ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक आ गया तो इसको बोलेंगे डी ब्लॉक, है ना। डी ब्लॉक कहाँ से था? 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक होता है। और 13 से लेकर 16 तक आ गया कुछ भी ग्रुप नंबर, है ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे? पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक बोल देंगे। तो यहाँ से ग्रुप नंबर फाइंड हो जाएगा। ओके, और फाइनली, है ना, पीरियड नंबर फाइंड करना है, पीरियड नंबर, है ना। तो पीरियड नंबर कैसे फाइंड करेंगे? पीरियड ऑफ एन एन जी, पीरियड ऑफ एन एन जी, एन एन जी का जो पीरियड होगा, मतलब नेक्स्ट नोबल गैस जो लेंगे उसका पीरियड तो हम लोग लिख चुके हैं ना। नेक्स्ट नोबल जैसे हीलियम है तो फर्स्ट पीरियड लिखेंगे, आर्गन है तो थर्ड पीरियड लिखेंगे, रेडोन है तो सिक्स पीरियड लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट इसके बाद वाला का है उससे पहले का ही पीरियड जो है उसका भी पीरियड नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो भी लिख लेता है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखेंगे। एक्सेप्शंस क्या है बताओ? तो बेसिकली, है ना, एफ ब्लॉक के लिए बात करेंगे। एफ ब्लॉक हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, मतलब 6th और 7th पीरियड में आता है। 6th पीरियड में 58 to 71, है ना, 58 to 71 आता था, उसको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते थे, है ना। और 7th पीरियड में कहाँ से कहाँ था? 90 to 103, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एक्टिनॉइड्स बोलते थे। तो इन दोनों को, है ना, ये दोनों ही एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, एफ ब्लॉक, है ना, ये एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब ये एफ ब्लॉक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि 58 to 71 एटॉमिक नंबर आया तो सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शंस वाला देखेंगे। हाँ, तो 6th पीरियड बोल देना है, एफ ब्लॉक बोल देना है। ग्रुप नंबर इसका कितना होता है? ग्रुप नंबर हमेशा एफ ब्लॉक का कितना होता है? 3, है ना, बताया था ना, ग्रुप नंबर 3, क्योंकि एफ ब्लॉक लेंथेनम और एक्टिनम के अंदर ही लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आता है, तो हमेशा ग्रुप नंबर इसका 3 ही लेना है। ठीक है, ये पहला एक्सेप्शन हो गया। और दूसरा एक्सेप्शन है जब ग्रुप नंबर नेगेटिव आ जाए, है ना, ये जो वैल्यू है ग्रुप नंबर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तब जो है ना, 18 के जगह पे क्या लेना है? 18 के जगह 32 यूज़ करना है ताकि पॉजिटिव आ जाए, है ना। यहाँ पे जो 18 यूज़ किए हैं तो कभी कभी नेगेटिव आ गया सपोज किसी कारणवश, तो 18 की जगह 32 यूज़ करना है। ठीक है, और ये जो वैलिड है फॉर्मूला, वो एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू 13 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 13 या उससे ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए। उससे कम रहेगा तो भी बताएंगे, वो तो आसानी से बन जाएगा, बट 13 या उससे ज़्यादा रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या बोले? ग्रुप नंबर नेगेटिव आएगा तो 18 की जगह क्या यूज़ करना है? 32। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आएगा, है ना। सपोज यहाँ पे दे रखा है एटॉमिक नंबर, दे रखा है कितना? एटॉमिक नंबर दे दिया सपोज 30, है ना, जेड का 30 दे दिया, है ना। तो सबसे पहले डायरेक्ट ग्रुप नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे, 18 प्लस जेड माइनस एन एन जी, माइनस एन एन जी। तो 18 जो करती हूँ, जेड की जगह 30 यूज करेंगे। एन एन जी मीन्स नेक्स्ट नोबल गैस, तो नेक्स्ट नोबल गैस याद रखेंगे 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, है ना, नोबल गैस याद रखेंगे ये वाला 2, 10, 18, 36। तो जस्ट आगे वाला 36 है, आगे वाला क्या हो गया यहाँ पे? 36। तो नेक्स्ट डबल गैस का आगे वाला मतलब क्या? जितना एटॉमिक नंबर है उसके जस्ट आगे, जैसे 30 है तो उसके जस्ट आगे के नोबल गैस देखना है, आगे के नोबल गैस क्या है? 36 वाला है, तो 36 लिख दिए। तो 18 और 30 माइनस 36 हो गया -6, तो 12 आ गया। तो ग्रुप नंबर 12 हो गया, बहुत बढ़िया। ग्रुप नंबर 12 रहेगा तो याद करो 1 से 2 तक एस ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक, और 13 से 16 तक पी ब्लॉक। तो ये 12 आ गया, मतलब 3 से 12 के बीच में है, तो ग्रुप नंबर, है ना, 12 जैसे आ गया तो हम लोग बोलेंगे, है ना, ब्लॉक कौन सा हो गया? तो बोलेंगे डी ब्लॉक। 3 से 12 तक, है ना, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था? 3 से 12 तक, तो ये 12 आ गया इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ओके, अब जैसे ही डी ब्लॉक आ गया तब हम लोग इसको, है ना, अच्छा पीरियड पूछ लेगा, कौन सा पीरियड में है बताओ? तो पीरियड ऑफ एनर्जी देखेंगे, है ना, बताओ एनर्जी का पीरियड। यहाँ देखो, हीलियम फर्स्ट पीरियड में, नियॉन सेकंड में, आर्गन थर्ड में, क्रिप्टन फोर्थ में है, तो ये भी फोर्थ में होगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा? फोर्थ में। तो हम लोग आर्गन यहाँ पे लिए, सॉरी क्रिप्टन लिए थे ना, तो क्रिप्टन का पीरियड ही जो है ना, 30 नंबर एटॉमिक नंबर का भी पीरियड हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, मान के चलो यहाँ जेड का वैल्यू दे रखा है ना, 40, चलो, या 50 ले लेते हैं, चलो 50, है ना, 50 ले लेते हैं। तो इस केस में, है ना,
जेड का वैल्यू 50 दिया हुआ है। सबसे पहले देखना है कि क्या ये कहीं इस रीजन में लाई तो नहीं कर रहा, 58 to 71 नहीं कर रहा है, 90 to 103 ये भी लाई नहीं कर रहा है। जब यहाँ लाई करेगा तो डायरेक्टली हम लोग एफ ब्लॉक बोलेंगे, ग्रुप नंबर 3 बोलेंगे, और जो पीरियड में लाई करेगा 6 है तो 6, 7 to 7 डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रुप नंबर है ना, फॉर्मूला लगाते हैं 18 प्लस जेड, जेड के जगह कितना बैठाएंगे 50 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस, 50 के जस्ट बाद वाला नोबल गैस होता है 54, जेनॉन के बाद सॉरी क्रिप्टन के बाद जेनॉन आता है ना 54 है ना, जेनॉन 54, तो वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। 50 से जस्ट बाद वाला, 50 से जस्ट बाद 54 था, तो इसमें माइनस करेंगे तो -4 आ गया, तो 18 माइनस 4 यानी 14 आ गया। 14 आ गया तो कौन सा ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक होता था है ना, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे ब्लॉक कौन सा हो गया, बोलेंगे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक आ गया। ठीक है, पीरियड नंबर पूछेंगे तो पीरियड ऑफ है ना 54 दैट इज जेनॉन का, जेनॉन का पीरियड 5th पीरियड था ना, जेनॉन कौन सा पीरियड में था देखो है ना, जेनॉन 5th पीरियड में था, तो इसका भी पीरियड 5th हो जाएगा, एटम और 50 वाला का भी 5th हो जाएगा। मतलब सोच सकते हो कि हम लोग एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो मान को थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं ना, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, जेड का वैल्यू दे रखा है 60। ठीक है, जेड का वैल्यू 60 दे दिया, कुछ भी एटॉमिक नंबर दे सकता है, 60 ले लिए। जब 60 दिया रहेगा तो क्या करना है, हाँ ध्यान रखना है कि ये पहले चेक करेंगे कहीं एफ ब्लॉक में तो नहीं आ रहा है, तो एफ ब्लॉक में आ रहा है कि नहीं, देखो 58 to 71, मतलब 58 से 71 के बीच में ही 60 आता है, मतलब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और कौन सा पीरियड का है, 6th पीरियड का है, ग्रुप नंबर कितना हो गया इसका 3, ग्रुप नंबर हम देखे थे लेंथेनम एक्टिनम के अंदर ही सब कुछ था, तो ग्रुप नंबर 3 में आता था है ना। तो सिंपल सी बात है, ये डायरेक्टली हो जाएगा, इसको जो है हम लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे पीरियड क्या हो गया, पीरियड हो गया यहाँ पे 6th पीरियड में था 58 to 71। ठीक है, अब ब्लॉक क्या हो गया, कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक हो गया। उसके बाद है ना ग्रुप नंबर तो इसका 3 आएगा, जितना भी एफ ब्लॉक एलिमेंट सबका ग्रुप नंबर 3 ही लिखना है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, इस तरीके से मान के चलो 100 दिया रहता, जेड का वैल्यू दे रखा है 100, तो फिर से 100 बताओ किसके इसके बीच में, क्या ये एफ ब्लॉक का फिर से हो गया 90 to 103, 90 to 103 में आ गया है ना, मतलब फिर से ये अब ब्लॉक हो गया, लेकिन इसमें 7th पीरियड का होगा, मतलब इसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे फिर है ना, डायरेक्ट हम लोग पीरियड बोलेंगे 7th। ठीक है, ब्लॉक क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोल देंगे एफ ब्लॉक, और ग्रुप नंबर फिर से 3। तो इसमें क्वेश्चंस है ना डायरेक्ट फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मान के चलो ऐसा दे रखा, जेड का वैल्यू दे रखा है, ठीक है 55, चलो 55 ऐसा दे दिया, 55 दे दिया, तो अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 58 से 71 के बीच होता था, या 90 से 103 के बीच में, तो ये 55 तो उसमें नहीं लाई कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो ग्रुप नंबर इक्वल टू 18 प्लस जेड, जेड की जगह 55 माइनस 55 से जस्ट बाद वाला है ना नोबल गैस, देखो 55 से जस्ट बाद वाला नोबल गैस क्या है, देखो 55 से जस्ट बाद का नोबल गैस तो 86 आएगा, ये तो 54 है ना, 86 आएगा रेडॉन। ठीक है, तो 86 यहाँ पे यूज करेंगे। अब जैसे 86 यूज करेंगे तो देखो इसको ऐड करेंगे तो 8 + 5 13, और ये 73 आ जाएगा, 73 माइनस 86 यानी -13 आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया जो कि सही नहीं है। ठीक है, जब नेगेटिव आ जाएगा तो Z 18 की जगह 32 ऐड करना है ना, तो समझ लो इसमें और 14 ऐड कर देना। ठीक है, 14 ऐड कर देना है, तो हम लोग 32 यूज़ करेंगे। नेगेटिव आ जाएगा तो अभी बताए थे ना, जब नेगेटिव आ जाएगा, दो एक्सेप्शनल ग्रुप नंबर नेगेटिव आ जाएगा तो 18 की जगह 32 यूज़ करना है, मतलब इस फॉर्मूला में 18 की जगह 32 यूज़ करना है, तो 32 यूज़ करेंगे। ठीक है, 32 + 55 माइनस 86, तो इस केस में आ जाएगा 5 और 2 7, ये 87 माइनस 86 है ना, तो ये हो जाएगा 1, यानी ग्रुप नंबर 1 आ जाएगा। ग्रुप नंबर 1 आ गया, ग्रुप नंबर 1 तो एस ब्लॉक में आता है, तो ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक। पीरियड नंबर पूछेगा, पीरियड नंबर बताओ कौन सा पीरियड होगा, पीरियड ऑफ एनएनजी दैट इज नेक्स्ट नोबल गैस, दैट इज 86 वाला, 86 वाला 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका हो जाएगा 6। ठीक है, 86 वाला देखो कौन सा पीरियड का है, 6th पीरियड का है, तो ये भी 6th पीरियड का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, तो सब टाइप का हम लोग एग्जाम्पल्स कर लिए। ठीक है, यहाँ पे है ना
अब हम लोग बात करते हैं केस 2, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें केस 2, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केस 2 हो गया है ना, पहले एटॉमिक नंबर गिवन था, कि केस 2 में हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखना है ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कौन सा ब्लॉक है ना। तो ब्लॉक निकालना है इसमें, तो लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल पे गया, ठीक है, वही उसका वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, ब्लॉक जैसे पता चल गया, पीरियड भी पता कर सकते हैं। पीरियड क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब है ना, जैसे 2s2 3s2, तो 2 जो आएगा वो n का वैल्यू हो गया। ठीक है, वो हाईएस्ट होना चाहिए, जो हाईएस्ट रहेगा वही आंसर होगा। और थर्ड, ग्रुप नंबर फाइंड करना है, तो ग्रुप नंबर के लिए हम लोग ब्लॉक देखेंगे। सपोज एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक आ गया, ठीक है, तो इसके लिए ग्रुप नंबर क्या निकालना है, ग्रुप नंबर जो है नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, है ना, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लास्ट का जो एस इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ वैलेंस, वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, है ना। सिमिलरली पी ब्लॉक रहेगा, पी ब्लॉक रहेगा तो पी ब्लॉक 13 से 18 तक आता है ना, तो 12 जोड़ देंगे, 12 प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही बात करेंगे। और डी ब्लॉक जब भी आएगा, डी ब्लॉक आ गया सपोज, तो हम लोग यहाँ देखेंगे एस प्लस डी दोनों देख लेना, नंबर ऑफ एस प्लस डी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का ही बात करेंगे ना हमेशा, वैलेंस का। और एफ तो एक्सेप्शनल केस है ना। ठीक है, ये एक तरीका है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन गिवन होगा। या दूसरा तरीका है कि सबका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एटॉमिक नंबर निकालो, फिर पहला तरीका लगा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, मान के चलो दे रखा है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3, ऐसा दिया हुआ है ना। अब बोल दिया बताओ कि ये जो है ना, इसका ब्लॉक क्या होगा। सबसे पहले ब्लॉक निकालो, तो ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, 3d में, है ना, तो डी ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आएगा वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। उसके बाद पीरियड बताओ, पीरियड है ना, पीरियड निकालना है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब ये फर्स्ट 1s हो गया, 2 2 3 3 3 4 4 यहाँ पे है, तो हाईएस्ट जो है एन का वैल्यू जो दिखेगा वही वहाँ पे, है ना, पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ पीरियड। और डी ब्लॉक पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर निकालना है, तो डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ एस प्लस डी इलेक्ट्रॉन, लास्ट का एस और डी का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 यानी 5 आ जाएगा, ग्रुप नंबर 5 आ जाएगा। चाहो तो हम लोग एटॉमिक नंबर काउंट करके भी निकाल सकते थे। देखो एटॉमिक नंबर टोटल काउंट कर लो, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही इसका एटॉमिक नंबर हो गया न्यूट्रल एटम के लिए, तो 2 2 4 10 12 6 18 20 23 23 आ गया, तो जेड का वैल्यू हो गया 23। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ग्रुप नंबर निकालेंगे, तो 18 + जेड माइनस इसके बाद का नोबल गैस 36, तो ये हो जाएगा 3 और 8 हो गया 11, और 41 - 36 यानी हो जाएगा 5। तो ग्रुप नंबर डायरेक्टली 5 आ गया। ग्रुप नंबर जैसे ही 5 आ गया, है ना, ग्रुप नंबर 5 आ गया, दैट मीन्स कौन सा ब्लॉक में आया होगा, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, है ना। तो ब्लॉक पता चल गया, क्योंकि 3 से 12 तक होता है डी ब्लॉक। और पीरियड निकालना है, पीरियड निकालने का तरीका क्या है, पीरियड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी मतलब यहाँ पे लिए थे 36 फोर्थ पीरियड में है, तो 34 आ जाएगा। तो हम लोग, है ना, दोनों तरीके से बना सकते हो जैसा मन करे, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा बेटर तरीका तो फर्स्ट वाला ही है।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिखा रहता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले है ना ब्लॉक निकालो, ब्लॉक निकालने बोलेगा कौन सा ब्लॉक पे है बताओ, ऐसा करके है ना। तो ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, पी में है, इसको बोल देंगे पी ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद हो गया है ना पीरियड नंबर, है ना, पीरियड नंबर निकालना है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन का हाईएस्ट वैल्यू तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 दिख रहा है, तो ये 3 हो जाएगा थर्ड पीरियड। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर यदि पी ब्लॉक का आ गया तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। पी इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15। 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13 से लेकर 18 तक ही पी ब्लॉक आता है, 13 से 18 तक। तो 12 प्लस P1, 13 में P1 आएगा, तो P1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 12 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, इसलिए 12 प्लस करके लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसको चाहो तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, और एटॉमिक नंबर मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। जैसे हीलियम बोलेगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 में है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1s2। तो ध्यान रखना है कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है ना, तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा हीलियम। हीलियम को जनरली रखते हैं ग्रुप 18 में, है ना, फर्स्ट एकदम लास्ट में लगता है ना ग्रुप 18 में, बट ये एस इलेक्ट्रॉन एस में है तो एस ब्लॉक का ही एलिमेंट इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट में कैसा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वही उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। जैसे हम लोग बात करेंगे लिथियम का, देखो लिथियम हो गया एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1 ऐसा आएगा। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो जस्ट नीचे है तो देखो लास्ट में s1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप 1 में हमेशा S1 आएगा, ग्रुप 2 में S2 आएगा। तो S ब्लॉक का या तो S1 रहेगा या तो S2 रहेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो या तो S1 आएगा या फिर S2 आएगा। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो सबसे पहले S ब्लॉक का लिखते हैं। तो S ब्लॉक में क्या होगा, S ब्लॉक में लास्ट में या तो S1 आएगा या फिर 2 आएगा, और n यहाँ पे हो गया जिस पीरियड का एलिमेंट है ना। जैसे देखो सोडियम जो है, लिथियम सेकंड पीरियड है, हाइड्रोजन सबसे ऊपर था 1s1, फिर लिथियम सोडियम ये थर्ड पीरियड है। तो देखो थर्ड पीरियड में लास्ट में क्या आ रहा है, 3s1 आ रहा है। तो n मतलब नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे है, n मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ पीरियड, जो कि हम लोग अभी देखे भी थे वही चीज़ है ना। पीरियड निकालने के लिए हम लोग यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देखते थे ना, वही। तो ये एस ब्लॉक का हो गया, या तो S1 रहा होगा या फिर S2 रहा होगा एस ब्लॉक में। ठीक है, सिमिलरली पी ब्लॉक में पूछा जाए, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में है ना, तो क्या हो जाएगा पी ब्लॉक में है ना NS2 NP 1 से 6 तक। पी ब्लॉक में क्या होगा, या तो लास्ट में या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, इसलिए NS2 NP 1 से 6 तक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से है ना जब हम यहाँ पे बात करेंगे डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक में क्या आएगा, लास्ट में डी में आएगा, तो NS 1 से 2 तक है ना, क्योंकि है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय लास्ट में या तो कभी के पास जैसे जैसे जिंक का करना है या कॉपर करना है तो 3D5 4s1 ऐसा आ जाता है लास्ट में, है ना। तो n का वैल्यू है ना ऐसा रहेगा, d का वैल्यू हमेशा एक कम आएगा, n का वैल्यू 4 है तो d क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो n-1 d फिलअप होगा, d वाला हमेशा n-1 फिलअप होगा, और 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है d का वैल्यू, है ना। s का वैल्यू या तो 1 से 2 तक होगा, है ना, या कभी कभी 0 से 2 भी लिख देते हैं, है ना, कि एक्सेप्शनल केस है, जनरली तो 2 आना चाहिए, बट कभी कभी एक्सेप्शन की वजह से 1 या 0 हो सकता है। और डी ब्लॉक भर रहा है इसलिए डी का वैल्यू 1 से 10 तक होगा, लेकिन डी में n-1 वाला फिलअप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ 4s1 है, 3d5 है ना, तो 3 आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे n-1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूछेगा, है ना। एफ ब्लॉक के लिए लिखना है, एक और कम कर देंगे n-2 f
एफ का वैल्यू 1 से 14 तक, और n-1 डी, n-1 डी, लेकिन डी यहाँ पे 0 से 1 तक ही फिलअप करेंगे, ध्यान रखना 0 से 1 तक, और ns 1 से 2 तक, या 2 भी लिख सकते हो सिंपली। डी का वैल्यू 1, 0 से 1 ही क्यों फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग याद करो कि जब एफ ब्लॉक हम लोग बात करते हैं लेंथनम, लेंथनम के जस्ट बाद ही जो है, लेंथनम का 57 था, है ना, जो कि D1 में आता था ना, D1 में, मतलब थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में D1 होता है, फर्स्ट एलिमेंट है डी का। उसके बाद जो है 58 टू 71 वो एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। मैंने सोचो कि इसका जब लेंथनम के इलेक्ट्रॉनिक कमीशन करे होंगे तो D1 आया होगा लास्ट में, और वो D1 ही रहा होगा, D2 D3 नहीं होके अब एफ में फिलअप होना स्टार्ट हो गया, मतलब पहले एफ भरेंगे फिर D1 जो करते हो, F2 D जो करती हो, इस तरह रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कमीशन करते समय, ठीक है। मतलब सोचो कि जब हम लोग 58 टू 71 के बाद जब हम लोग बात करेंगे तो 72 जो है आएगा लेंथनम के जस्ट बाद, तब वहां से D2 भरना स्टार्ट होगा। तो एफ ब्लॉक D1 भरने के जस्ट बाद ही एफ ब्लॉक भरना स्टार्ट हो जाता है ना, लेंथनम के जस्ट बाद ही आ रहा है ना ब्लॉक, तो डी लेंथनम क्या था, उसमें D1 था, D1 के जस्ट बाद ही जो है एफ ब्लॉक भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे n-2 एफ 1 से 14 तक आएगा, डी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, कुछ कभी कभी एक्सेप्शनल केस की वजह से 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल कन्फ्यूजन है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए इसी के साथ हम लोग, है ना, बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, सिंपली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैस को छोड़ के एस और पी ब्लॉक के जितना एलिमेंट्स है सबको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट या ट्रांस यूरेनिक भी बोला जाता है, यूरेनियम के बाद जितना एलिमेंट्स है सबका सब रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो Z का वैल्यू 92 से ज़्यादा है ना, जितना है सबका सब क्या कहलाएगा, ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि सब ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव, सब रेडियो एक्टिव होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं पीरियोडिसिटी पे, है ना। तो यहाँ तक बेसिक टर्मिनोलॉजी था जो खत्म हो गया, अब पीरियोडिसिटी हम लोग को अच्छे से समझना है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। पीरियोडिसिटी क्या है बेसिकली, है ना, पीरियोडिसिटी मतलब एक तरह से प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना, है ना। हम लोग जानते हैं कि कुछ देर बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करता है पीरियोडिक टेबल में, है ना, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, कुछ देर बाद प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, मतलब सेम ग्रुप वाला सेम जैसा बिहेव कर रहा है। इसका रीजन भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, ग्रुप 1 में देखा जाए तो सेम टाइप का सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ग्रुप 2 में भी एक जैसा, लास्ट में S2 आएगा ग्रुप 2 में, लास्ट में S1 आएगा ग्रुप 1 में, पी ब्लॉक में तो ग्रुप 13 में P1 आएगा लास्ट में, डी ब्लॉक में फर्स्ट वाला में D1 आएगा, इस तरीके से। तो एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है ना, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स repeats itself after a regular interval like 2, 8, 8, 18, 18, 32, 30, इसी को मैजिक नंबर ही बोलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकंड में 8 एलिमेंट्स था, तो 8 के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिपीट होगा, फिर 8 के बाद फिर से रिपीट होगा, फिर 18 के बाद रिपीट होगा, है ना, नॉन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एंड प्रोसेस इज नॉन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, बट इसका रीजन क्या है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, रीजन क्या है, तो बोलेंगे ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक configuration
इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, है ना, ये जो है सेम टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल, है ना, यदि हम लोग लिथियम कर लेते हैं, लिथियम अभी देखे थे, है ना, 1s2 एंड 2s1। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट में s1 ही आ रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी भी, लिथियम सोडियम पोटासियम सबका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो वैलेंसी 1 है तो प्रॉपर्टीज भी एक जैसा ही रहेगा, रिएक्शन एक जैसा करेगा, ठीक है। इसलिए तो रीजन क्या है एक जैसा प्रॉपर्टी शो करने का, तो बोलेंगे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ग्रुप में होने की वजह से पूरा ग्रुप का एलिमेंट जो है एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी में कौन कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ना है एटॉमिक रेडियस क्या है। फिर पढ़ना है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फिर है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ या ऑक्साइड्स, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग को टोटल पढ़ना है ना, एक एक करके पढ़ना है। बस इतना पढ़ लेंगे तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये सब में भी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। चलिए तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक एटॉमिक रेडियस और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नीट में इसी से रहता है। इसको अच्छे समझेंगे, ठीक है, सब अच्छे से समझेंगे, बट इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान तुम लोग इसमें ज़्यादा देना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, सिंपली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होता है ना। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते आ जाओ। ठीक है, मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, चलो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से बनाते हैं। सो सपोज यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, है ना। सपोज यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑर्बिट पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन या ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, ठीक है। ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी इसको करेगा रिपल्सन इस टाइप से, है ना। तो जो एक्चुअली में न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट कर रहा था, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको धक्का दे रहा था। तो जब हम लोग बात करें कि ये सब इसको धक्का दे रहा है, मतलब ऐसा समझो कि, है ना, तो यहाँ वेक्टर कौन सा आ गया, मान के चलिए कि यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 10 - 4 6 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स घट गया। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है कुछ ना कुछ फोर्स से, बट अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको बाहर तरफ धक्का दे रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अभी भी न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा है, तभी तो, है ना, वहाँ पे टिका हुआ है, मतलब घूम रहा है, ठीक है, अदरवाइज बाहर चला जाता है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियस का फोर्स क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, वो कम है। तो नेट जो है कुछ ना कुछ, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फोर्स का अट्रैक्शन जो वैल्यू है वो घट जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन एन एटम, है ना, लिखना चाहिए सकते इन एन एटम, इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, है ना, इनर इलेक्ट्रॉन
repel outermost electron and nucleus attracts है ना, nucleus attracts outermost electron। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से डेफिनेशन यदि पूछा जाए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, तो बोलेंगे द नेट अट्रैक्शन है ना, एक तरह से द नेट अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट कुछ भी लिख सकते हो। द नेट अट्रैक्शन मतलब 10 - 4 6 बचा, तो 6 यहाँ पे नेट फोर्स हो गया। उसी तरीके से नेट अट्रैक्शन कितना है, द नेट अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना टुवार्ड्स द न्यूक्लियस is known as effective nuclear charge, इसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है ना, अब जो रिपेल हो रहा है उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो नेट रिपल्सन हो रहा था इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसको हम लोग शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो लिखेंगे सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, द नेट रिपल्सन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स is known as shielding effect, shielding or screening effect। ठीक है, और यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि जो फॉर्मूला आता है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है Z इक्वल टू Z इफेक्टिव है ना, Z इफेक्टिव से दिखाते हैं इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इक्वल टू Z माइनस सिग्मा है ना, Z इफेक्टिव मतलब नेट अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पहले Z था, Z मतलब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स था उतना ही खींच रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ रिपल्सन हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो है शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब कितना रिपल्सन हो रहा है वो है शील्डिंग कांस्टेंट। Z यहाँ पे क्या है, Z यहाँ पे हो गया एटॉमिक नंबर, और Z इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो नेट अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गया ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो सिग्मा हो गया, सिग्मा मतलब कितना रिपल्सन कर रहा है ना, उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, और सिग्मा को शील्डिंग कांस्टेंट बोला जाता है, या स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लेटर्स कांस्टेंट है ना, हाँ लिख देते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग है ना कैलकुलेट किया जाता है, और उस हिसाब से जेड इफेक्ट सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है, बट उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करके ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं और अप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या है ना रिजल्टेंट आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नोट नंबर 1। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीजेज है ना, बढ़ रहा है। जेड लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। अट्रैक्शन ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। और अप टू डाउन जाने से जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, अप टू डाउन जाने से जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये कैलकुलेट करने से आता है, बट अभी जरूरत नहीं है उसका, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, और बस अभी याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जाने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और अप टू डाउन जाने से कांस्टेंट आता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑन
कैटायन कैटायंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पूछा जाए कि किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो यहाँ पे लिख देगा, है ना, सोडियम और सोडियम प्लस, किस में जो है न्यूक्लियर चार्ज, है ना, मतलब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा। तो देखो इसमें जो है ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग Na+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, 11 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों के 11 ही है, बट जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, जेड माइनस सिग्मा, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर और सिग्मा मीन्स स्लेटर्स कांस्टेंट, या यूँ बोलो कि रिपल्सन वाला वैल्यू, रिपल्सन वैल्यू डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जितना ज़्यादा अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। सोचो ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट मीन्स रिपल्सन वाला पार्ट कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, क्योंकि जेड तो दोनों का सेम है, सिग्मा जिसका कम, सिग्मा कम किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा सिग्मा का वैल्यू आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को, तो सिग्मा जितना ज़्यादा उतना कम हो जाएगा जेड इफेक्टिव, है ना। तो है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा था तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। बट इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो कम रिपेल कर पाएगा, कम रिपल्सन होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ही समझना, जेड इफेक्टिव में तो अट्रैक्शन समझना है। तो यहाँ पे सिंपली जितना ज़्यादा कैटायंस आएगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। एनायन आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एनायन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए एनायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान के चलो यहाँ ऐसा लिखा रहता है O माइनस O2 माइनस, बोलेगा इसका जेड इफेक्टिव बताओ, तो एनायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो जेड इफेक्टिव कम, तो जेड इफेक्टिव कम मतलब, ठीक है, मतलब ये भी बोल सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है, उतना कम अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन इसमें ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, ऐसा। रिपल्सन किस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो रिपल्सन ज़्यादा तो अट्रैक्शन कम, ठीक है। और तीसरा याद रखेंगे, शील्डिंग पावर जो है, शील्डिंग पावर, है ना, शील्डिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, शील्डिंग पावर जो है ना, और ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए बात करें, है ना, ऑर्बिटल्स के लिए बात करें तो शील्डिंग पावर किसका ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले देखो sp_d में कौन सा ऑर्बिटल पास में है, तो s ऑर्बिटल सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, फिर p, फिर d, फिर f, है ना। अब ऑर्बिटल तो ठीक है पास तो होता है, उसके बाद है ना, यदि हम लोग इसका शील्डिंग पावर की बात करें, शील्डिंग पावर रोकने का टेंडेंसी, शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर, है ना, तो s ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर p का, फिर d का, फिर f का, याद रखेंगे, ठीक है। ये होगी, इन दोनों का कम होता है, पुअर शील्डिंग होता है, पुअर शील्डिंग। इसका रीज़न क्या है, देखो रीज़न बताते हैं, ठीक है, मतलब अंदर में यदि बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, याद रखेंगे s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है, थोड़ा सा बना स्फेरिकल होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ हर जगह है और इलेक्ट्रॉन बाहर में है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, मतलब एक तरह से रिपल्सन, सब तरफ से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। बट p ऑर्बिटल में देखो, p ऑर्बिटल का डंबल शेप का होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी है इधर भी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से तो अट्रैक्ट हो सकता है ना, न्यूक्लियस तो सेंटर पे है, इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो सकता है, इधर से नहीं हो पाएगा, लेकिन इधर से तो हो पा रहा है, यानी रोक कौन रहा है ज़्यादा, तो s वाला ज़्यादा रोकेगा, चारों तरफ से रोकेगा, p वाला जो है इधर इधर से रोक रहा है, इस साइड से नहीं आने देगा, इस साइड से नहीं आने देगा, लेकिन इधर ऊपर नीचे से तो आ ही सकता है, ठीक है। d वाला में डबल डंबल शेप होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो फिर से, अब इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब तरफ से अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन s ऑर्बिटल में सब तरफ से घेरा हुआ है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट नहीं होने देगा, यानी शील्ड ज़्यादा करेगा, रिपल्सन ज़्यादा करेगा, ठीक है, शील्डिंग पावर, इसलिए s का सबसे ज़्यादा, फिर p का, फिर d का, f का तो और डिफ्यूज शेप होता है,
तो वो है ना रोक नहीं पाएगा। आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।